हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला 2.0। हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक जो है स्टेट है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टेट है। स्टेट को हम लोग जो है हिंदी में अवस्था कहते हैं। स्टेट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अवस्था कहते हैं। तो अवस्था की परिभाषा क्या होती है हम लोग समझते हैं। डिफिनीशन क्या होती है? किसी निकाय की अवस्था उसके गुणधर्मों द्वारा पहचानी जाती है, या उसके गुणों द्वारा पहचानी जाती है। मतलब कोई सिस्टम की अवस्था जो होती है उसके गुणों द्वारा पहचानी जाती है। और यदि किसी निकाय के गुण बदल जाते हैं तो उस निकाय की अवस्था भी बदल जाती है। यहाँ पे गुण का मतलब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। जैसे हमने बताया था कि आईसी इंजन का एग्जाम्पल हमने बताया था, एक एग्जाम्पल हमने लिया था आईसी इंजन का। इसको ध्यान से समझिएगा। आईसी इंजन का हमने एग्जाम्पल लिया था। तो हम पहले आईसी इंजन का एक डायग्राम रफ बनाते हैं। एक रफ आईसी इंजन का हमने डायग्राम बना दिया। ये डायग्राम हो गया। आईसी इंजन क्या कुछ इस प्रकार से होता है। अब होगा क्या, ये वाला हिस्सा, ये जो मैं हैचिंग कर रहा हूँ, ये क्या है? पिस्टन। यही आगे पीछे गति करता है, ये आगे पीछे गति करता है। तो हमने बताया था इसमें दो पोजीशन बताया था। एक को हमने बताया था, इसको बताया था आईडीसी। इसको हमने क्या बताया था? आईडीसी बताया था। और दूसरा हमने पोजीशन बताया था ओडीसी। दूसरा क्या बताया था? ओडीसी बताया था। तो हमने बताया था, एक लिया था V1 बराबर 20 सीसी या 10 सीसी, हमने कुछ ऐसे लिया था। और V2 बराबर मान लीजिए आपका है 150 सीसी। तो हमने बताया था कि 20 सीसी जब आपका वॉल्यूम होगा तो पिस्टन कहाँ पे होगा? आईडीसी पर होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला बीच वाला वॉल्यूम केवल यही 20 सीसी होगा, जो क्लियरेंस वॉल्यूम आपका होता है। और जब पिस्टन आपका ओडीसी पर होगा, आईडीसी मतलब इनर डेड सेंटर, ओडीसी मतलब आउटर डेड सेंटर। आईसी इंजन जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जब 150 सीसी जब पिस्टन आपका यहाँ पे आ जाएगा, पिस्टन आपका यहाँ पे जब आ जाएगा तो आपका ओडीसी हो जाएगा 150 सीसी। जब पिस्टन आपका यहाँ पे रहेगा, इसी के इन्हीं दोनों पोजीशन के बीच में क्या होता है? पिस्टन मूव करता है आपका। जब पिस्टन आरडीसी पे होगा तो वॉल्यूम 20 सीसी होगा, जब पिस्टन ओडीसी पे तो वॉल्यूम 150 सीसी होगा। यानी कि अगर हमको V1 और V2 की वैल्यू पता हो तो हम सिस्टम की अवस्था के बारे में बता सकते हैं कि सिस्टम हमारा आईडीसी पर होगा कि सिस्टम हमारा ओडीसी पे होगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि किसी सिस्टम की जो अवस्था होती है उसको उसके गुणों द्वारा या उसके गुणधर्मों द्वारा पहचानी जाती है। और यदि किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी बदल जाते हैं, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर V1 से V2 हो जाए, मतलब वॉल्यूम आपका V1 से V2 हो जाए तो उस सिस्टम की अवस्था भी बदल जाती है। तो आपका अवस्था क्या हो जाएगा? आईडीसी से ओडीसी हो जाएगा। तो यानी कि अगर किसी सिस्टम की आपके प्रॉपर्टी में परिवर्तन होता है तो उस सिस्टम की अवस्था भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो यहाँ पे एक डायग्राम नीचे दिखाया गया, PV डायग्राम दिखाया गया। प्रेशर है और ये क्या, इधर वॉल्यूम है। इस एक्सिस पे प्रेशर, इस एक्सिस पे वॉल्यूम है। तो यहाँ पे अवस्था एक की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर P1 है और वॉल्यूम क्या है? V1 है। अवस्था दो की अगर हम लोग बात करें तो प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। तो अवस्था एक पे प्रॉपर्टी का मान कुछ और है, अवस्था दो पे प्रॉपर्टी का मान क्या है? कुछ और है। तो ये हमारी हो गई स्टेट की परिभाषा, अवस्था की परिभाषा। ये हमारा प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम था। अब हमारा अगला परिभाषा है पथ। पथ हम लोग किसे कहते हैं? पथ की परिभाषा क्या होगी? तो जब कोई सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था को जाता है, दूसरी अवस्था या अंतिम अवस्था कह सकते हैं। जब कोई सिस्टम अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था को जाता है तो अनेक साम्य अवस्थाओं से गुजरता हुआ जाता है या होता हुआ जाता है। तो इस अनेक साम्यावस्था को मिलाने वाली रेखा को पथ कहते हैं। इस अनेक साम्यावस्था को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पथ कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका सिस्टम जो है, ये अवस्था आपकी, ये अवस्था एक है। अवस्था एक से दो जब जा रहा है तो बीच में क्या होंगे? अनंत साम्यावस्थाएं मिलती हैं। और इन्हीं साम्यावस्थाओं को मिला देने पे जो रेखा आपको बनता है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? पथ कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको दिल्ली से जाना है बम्बई, मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली से जाना है मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना। तो यानी कि अवस्था एक दिल्ली हो गया और अवस्था दो क्या हो गया? मुंबई हो गया। अब जब दिल्ली से मुंबई जाएंगे ट्रेन से, मान लीजिए जा रहे हैं, तो बीच में क्या होंगे? बहुत सारे स्टेशन पड़ेंगे जहाँ पे गाड़ियाँ क्या होंगी? रुकेंगी। जहाँ पे गाड़ियाँ क्या होंगी? रुकेंगी। तो जब कोई यहाँ पे जब दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो कई सारे स्टेशन पड़ रहे हैं और इन्हीं स्टेशनों को अगर हम क्रम से मिला दें तो हमको एक क्या मिल जाएगा? पथ मिल जाएगा। जैसे आपकी रेल की जो पटरी हो गई, रेल की पटरी को क्या बोल सकते हैं? पथ बोल सकते हैं। और जो बीच बीच में स्टेशन पड़ेंगे उसको हम साम्यावस्था बोल सकते हैं। तो रेल की जो पटरी होगी वही क्या हो जाएगा? आपका पथ हो जाएगा। तो जब कोई सिस्टम एक अवस्था से, मान लीजिए दिल्ली हो गया, दूसरी अवस्था मुंबई को जाता है तो विभिन्न
विभिन्न साम्यावस्थाओं से गुजरता हुआ जाता है, यानी कि विभिन्न रेलवे स्टेशन से गुजरता हुआ जाता है। और इन्हीं रेलवे स्टेशन को मिला देने पर जो इन रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली जो पटरी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पथ बोलेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में इसको क्या बोलेंगे कि जब कोई सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था को जाता है तो अनेक साम्य अवस्थाओं से गुजरता हुआ जाता है, और इन्हीं साम्य अवस्थाओं को क्रम से मिला देने पर जो रेखा मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पथ कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पथ कहते हैं। तो रटना नहीं, समझ करके डेफिनीशन लिखना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हो, जब कोई निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था से या एक अवस्था से दूसरी अवस्था को जाता है तो अनेक समवस्थाओं से गुजरता हो जाता है। इन्हीं अनेक समवस्थाओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, पथ कहते हैं। तो हमारी होगी पथ की परिभाषा हो गई। अब अगला हमारा है प्रोसेस। अगला क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, तो जब किसी पथ को डायरेक्शन के साथ दर्शाया जाता है तो उसे प्रोसेस कहते हैं। जब किसी, मान लीजिए आपका पथ था, अवस्था 1 था, अवस्था 2, तो जब किसी पथ को ऐसे फिगर में बना लीजिएगा 1 2, जब हम लोग मान लीजिए जा रहे हैं 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, 1 या 2 यहाँ पे मत लिखिएगा, 1 और 2 यहाँ पे मत लिखिएगा, यहाँ पे 1 और 2 कर लीजिएगा। अवस्था 1 से अवस्था 2 पे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो अवस्था 1 से 2 की ओर जा रहे हैं तो देख रहे हैं प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोल सकते हैं, एक्सपेंशन प्रोसेस बोल सकते हैं। और अगर 2 से 1 की ओर जाएँ, 1 से 2 आपका एक्सपेंशन था, 2 से 1 की ओर जाए तो इसको कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, इसको कंप्रेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। इसको कौन सा प्रोसेस बोल सकते हैं, कंप्रेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। तो जब कोई सिस्टम जब किसी पथ को डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, तो उसे पथ प्रोसेस कहते हैं। और एक पथ में 2 प्रोसेस होते हैं। एक पथ में कितने प्रोसेस होते हैं, 2 प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे 1 से 2 में क्या हो रहा है, 1 से 2 में आपका प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक्सपेंशन प्रोसेस हो गया प्रसार प्रक्रम। और 2 से 1 में क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है आपका, वॉल्यूम घट रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, कंप्रेशन प्रोसेस। क्योंकि दबाने पे वॉल्यूम घटता है, प्रेशर बढ़ता है, और फैलने पे क्या होता है, प्रेशर आपका घटता है और वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। अब नोट लिखा गया किसी एक पथ में 2 प्रोसेस होते हैं। एक पथ में कितने प्रोसेस होते हैं, 2 होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइकिल की। साइकिल क्या होता है कि जब कोई सिस्टम विभिन्न साम्यावस्था से होता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो उसे एक साइकिल कहते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे फिगर में दिखाया गया है, नीचे अगर हम लोग फिगर में देखें, नीचे हम लोग अगर फिगर में देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका है, कोई भी हो सकता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसे एक्सिस है और यहाँ पे एक एक्सिस है। तो यहाँ पे अवस्था 1 पे हैं, अवस्था 1 से 2 पर आ रहे हैं, और फिर 2 से कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहे हैं। तो ये साइकिल जो है ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ये किधर जा रही है, इधर से इधर आ रहे हैं और फिर इधर से इधर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। और एंटी क्लॉकवाइज जो साइकिल होता है वो -W डिवाइसेज के लिए होता है, मतलब वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस की जो साइकिल होती है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर की साइकिल पूछ ले, एयर कंडीशनिंग की साइकिल पूछ ले, तो इसकी जो साइकिल होगी एंटी क्लॉकवाइज होगा या -W डिवाइसेज के लिए होगा। और ऐसे ही दूसरा वाला है 1 2 3 4 हो रहा है, तो ये कैसे, ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है, क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज डिवाइसेज जितनी भी होती हैं क्लॉकवाइज, यहाँ पे W छूट गया है, यहाँ पे W छूट गया है, W क्लॉकवाइज साइकिल है तो W यहाँ पे छूट गया है, तो ये क्या होगी, +W डिवाइसेज के लिए आपका हो जाएगा। क्लॉकवाइज साइकिल वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज के लिए होगा और एंटी क्लॉकवाइज डिवाइसेज होगा वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेज के लिए होगा। नोट, यहाँ पे मुहावरा लिखा हो गया कि लौट के बुद्धू घर को आए, यानी कि आपका जहाँ से चला वहीं लौट के आ गया। तो ये आपका साइकिल की परिभाषा हो जाएगा। एक मुहावरे के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब जहाँ से चला और वहीं लौट के आ गया, तो आपका क्या हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब कोई सिस्टम विभिन्न साम्यावस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए तो उसे एक साइकिल कहते हैं। अब साइकिल में कुछ और चीज़ें होती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। किसी एक साइकिल जो आपका होता है मिनिमम 2 पथ होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एक फिगर दिखाया गया था, ऐसे आ रहा था, 1 से 2 पे आ रहा था, 1 से 2 पे आ रहा था और 2 से 1 पे आ रहा था। तो एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जो है मिनिमम 2 पथ होंगे ही होंगी। और साइकिल हमेशा क्लोज लूप बनाता है, मतलब ये क्लोज लूप एक बंद चक्र बना रहा है। जैसे 1 से 2 आपका ऐसे भी आ सकता है, 1 से 2 गया,
1 से 2 गया और 2 से फिर एक इसी रास्ते से को फॉलो करता हुआ, तो यहाँ पे बंद लूप नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पे एक ही पथ हो रहा है, यहाँ पे एक ही पथ हो जा रहा है और बंद लूप नहीं बन रहा है, तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका क्या होगा, प्रोसेस होगा, पथ नहीं होगा। तो पथ हमेशा ये वाला होगा, हमेशा क्लोज लूप बनेगा। तो मिनिमम 2 पथ होंगे, एक साइकिल में मिनिमम 2 पथ होंगे और साइकिल हमेशा क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। और पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज की साइकिल क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है, और पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेज की साइकिल क्या होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। पावर प्रोड्यूसिंग का क्लॉकवाइज और पावर कंज्यूमिंग का क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, साम्यावस्था की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, साम्यावस्था की बात करते हैं। तो क्या होगा, जब किसी सिस्टम के गुणों में कोई स्वाभाविक परिवर्तन न हो तो उस निकाय को साम्यावस्था में कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका वॉल्यूम में या प्रेशर में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा हो, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, तो उस सिस्टम को लोग साम्यावस्था में कह सकते हैं। अब अगला हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था हमको 3 प्रकार की पढ़नी है। पहला है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि यदि कोई सिस्टम एक साथ यांत्रिक साम्यावस्था यानी कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्यावस्था यानी थर्मल इक्विलिब्रियम तथा केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्यावस्था में हो, तो उस सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। यानी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए 3 कंडीशन होना जरूरी है कि हमारा सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में भी हो और आपका जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, तो उस सिस्टम को हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहेंगे। तो परिभाषा क्या होगी, जब कोई निकाय या यदि कोई सिस्टम एक साथ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम तथा केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, तो उस सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। अब तीनों इक्विलिब्रियम मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल क्या होंगे, इसको बारी बारी से समझते हैं। पहला हमारा क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। पहला क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यांत्रिक साम्यावस्था। तो ये क्या होता है, यदि किसी सिस्टम पर कोई अनबैलेंस फोर्स कार्य न कर रहा हो तो उस सिस्टम को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इस पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं, कई सारे इस पर फोर्स लग रहे हैं और इन सभी बलों का परिणामी क्या हो, शून्य हो। मान लीजिए बल आपका लग रहा है F1, F2, F3 और F4, ये 4 बल लग रहे हैं और इन चारों बलों का इस बॉडी पर कोई प्रभाव न पड़े। मान लीजिए कोई बॉडी था, इसकी एक पॉइंट पर लोड लग रहा था, इस बॉडी पर कोई प्रभाव न पड़े, तो इन सभी बलों को हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया, फिगर 1 फिगर 2 के माध्यम से। ये स्टार्टिंग में क्या है, अवस्था 1 पर क्या है कि ये कोई आपका पिस्टन टाइप का सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, ये पिस्टन आपका हो गया और जो ये सिस्टम है इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम U1, टेम्परेचर T1 है और इस पर एक भार W लगा है। अब मान लीजिए भार W को जब हम लोग W को उठा लेते हैं, यहाँ पे स्टॉप से मतलब रुकावट, इसके ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता। तो जब हम लोग ये W को उठा लेते हैं तो क्या हो जाता है, पिस्टन अपने दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, अवस्था 2 में पहुंच जाता है, प्रेशर P2 हो जाता है, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 हो जाता है। यानी ये सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अवस्था 1 में बॉडी इक्विलिब्रियम में था और जैसे ही हमने ये W को हटाया तो कुछ समय के लिए इक्विलिब्रियम जब तक आपका ऊपर जा रहा था, इक्विलिब्रियम समाप्त हो गया था। जैसे ही बॉडी यहाँ पे आपका रुक गया, यहाँ पे स्टॉप 2 इसको रोक लिया, वैसे ही बॉडी फिर क्या हो गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ गया। तो इसी को नीचे समझाया गया है, ये सारा लिखा इस चित्र में हम पढ़ के सुना देते हैं कि लिखा क्या गया है कि चित्र 1 में एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर दिखाया गया है। चित्र 1 में एक पिस्टन सिलेंडर दिखाया गया है और पिस्टन पर भार W के साथ, पर हटा दीजिए, पिस्टन भार W के साथ साम्यावस्था में है। फिर चित्र 2 में जैसे ही भार W को पिस्टन से हटा लिया जाता है, पिस्टन ऊपर की ओर चलना प्रारंभ करता था, कुछ समय के लिए साम्यावस्था, ये साम्यावस्था गलत लिखा गया, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा सही से, साम्यावस्था समाप्त हो जाती है। जैसे ही पिस्टन स्टेट 2 पर पहुंचता है तो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो पुनः इक्विलिब्रियम में आ जाता है तथा वह मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। वही 2 बार लिखा दिया गया। तथा जब पिस्टन स्टेट 2 पे पहुंच जाता है तो वह पुनः मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ये स्टेटमेंट आप लोग लिख लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा। यदि कोई सिस्टम
का तापमान, यदि किसी सिस्टम का तापमान सभी जगह एक समान हो तो उस सिस्टम को तापीय साम्यावस्था में कहा जाता है। जैसे यहाँ पे सिस्टम ए है, यहाँ पे सिस्टम बी है, इसका टेम्परेचर टी है, इसका टेम्परेचर टी बी है, टी ए का मान टी बी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम दोनों को एक संपर्क में जब ला रहे हैं तो हीट का ट्रांसफ़र किधर होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। तो ये वाला ए वाला आपका हॉट बॉडी है और बी वाला क्या है, कोल्ड बॉडी है। तो ए से बी की ओर क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा। यानी कि उस समय बाद हम लोग देखेंगे टी ए और टी बी का मान बराबर हो जाएगा और उस सब का तापमान जो होगा वो टी के बराबर हो जाएगा। अब इसके बारे में भी नीचे वही स्टेटमेंट लिखा गया है कि चित्र में दो सिस्टम ए और बी दिखाया गया है। चित्र में दो सिस्टम ए और बी दिखाया गया है जिनके तापमान क्रमशः टी ए तथा टी बी हैं। टी ए तथा टी बी हैं, ये दोनों सिस्टम अलग अलग तापीय साम्यावस्था में हैं। ये दोनों सिस्टम अलग अलग तापीय साम्यावस्था में हैं। टी ए का मान टी बी से अधिक है, टी ए का मान टी बी से अधिक है। जब दोनों सिस्टम को संपर्क में लाया जाता है, जब दोनों सिस्टम को संपर्क में लाया जाता है तो सिस्टम ए से सिस्टम बी ए से बी की ओर हीट फ्लो रुक जाता है तथा कुछ समय पश्चात सिस्टम ए व सिस्टम बी का तापमान टी हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों का तापमान क्या हो जाता है, टी हो जाता है तथा ये पुनः तापीय साम्यावस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से पुनः तापीय साम्यावस्था में क्या हो जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। अगला हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब किसी सिस्टम में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है तो ऐसे सिस्टम को रासायनिक साम्यावस्था में कहा जाता है। जैसे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इग्निशन से पहले, आप लोग पढ़ेंगे आईसी इंजन के बारे में तो एग्जाम्पल और समझ में आएगा। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो होता है इग्निशन से पहले चार्ज क्या होता है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर। जैसे पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का, पुरानी वाली जो बाइक होती थी उसमें कार्बोरेटर सिस्टम होता था, अब वाले में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया। कार्बोरेटर सिस्टम में क्या होता है, चार्ज सिलेंडर के अंदर जाता है। चार्ज क्या होता है, एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर होता है। एयर प्लस पेट्रोल के होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग चार्ज कहते हैं। तो इग्निशन से पहले मतलब जलने से पहले चार्ज केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है तथा बट जब चार्ज का कंबशन होता है तो कुछ समय के लिए रासायनिक साम्यावस्था समाप्त हो जाती है। फिर कुछ समय पश्चात एग्जास्ट वॉल्यूम से निकलने वाली गैसें रासायनिक साम्यावस्था में आ जाती हैं, समाप्त हो जाती है, लिखा हुआ है रासायनिक साम्यावस्था में आ जाती हैं। तो आप लोग नोट्स पहले वीडियो देख करके तभी नोट्स बनाइएगा, जिससे जो गलती वगैरह रहेंगी उसको आप लोग सुधार कर पाएंगे। अगला हमारा है काजी स्टैटिक प्रोसेस और काजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। काजी स्टैटिक प्रोसेस या काजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, इसको काजी मतलब होता है ऑलमोस्ट लगभग, और इक्विलिब्रियम या ऊपर था काजी स्टैटिक था, काजी स्टैटिक यहाँ पे था काजी QUASI काजी स्टैटिक प्रोसेस मतलब लगभग रुका हुआ प्रोसेस। तो जब कोई सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था इस प्रकार से जाए कि वह अनंत साम्यावस्थाओं से गुजरता हुआ जाए तो वह काजी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें काजी स्टैटिक प्रोसेस, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जो आपकी घड़ी होता है तो घड़ी में आपका सेकंड वाली सुई जो होता है वो आपको दिखता है कि आपका चल रहा है। मिनट वाला भी हल्का फुल्का दिख सकता है कि चल रहा है, लेकिन घंटा वाली सुई देखेंगे इतना धीरे धीरे चलता है, घंटा वाली सुई इतना धीरे धीरे चलता है कि हमको पता ही नहीं चल पाता है कि हमारा घंटा वाली सुई चल रहा है। लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं घंटा वाला सुई भी अपना पोजीशन चेंज कर देता है। यानी कि ये प्रोसेस इतना धीरे धीरे होता है कि हमको दिखाई ही नहीं देता ये प्रोसेस हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में होता रहता है। दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, पैदा हुआ, तो अपने माँ बाप की नज़र में जो उसके घर पे जो उसका पालन पोषण कर रहे हैं उसका ग्रोथ, उसकी लंबाई इतने धीरे धीरे बढ़ती है कि जो उसके साथ रह रहा उसको डेली नहीं पता चल पाएगा कि उसकी लंबाई कितनी बढ़ी। लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे, 1 साल बाद जो देखेगा कहेगा कि बच्चा इतना बड़ा हो गया। जैसे मान लीजिए कि बच्चा पैदा हुआ, पिताजी चले गए सऊदीया कमाने चले गए, मान लीजिए अरब चले गए कमाने। अब पिताजी ये 3 साल बाद आए, तो 3 साल बाद आएंगे, देखेंगे बेटा बड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, दौड़ने लगा है। और मम्मी जो घर में साथ रह रही हैं उनको डेली जो बच्चा धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ रही है उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, मतलब इतना धीरे धीरे बढ़ता है। तो ऐसा प्रोसेस जो समय के साथ साथ बहुत धीरे धीरे होता रहता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग काजी स्टैटिक प्रोसेस बोल सकते हैं।
तो ये तो हमने एक समझाया एग्जाम्पल दे करके घड़ी का या बच्चे के बढ़ने का। तो जब कोई सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था पर इस प्रकार से जाए कि वह अनंत साम्यावस्था की श्रेणी से गुजरता हुआ जाए तो वह काजी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है। तो वह काजी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है। जैसे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे इसको समझिएगा कि जैसे पहले फिगर में क्या है, वही आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। अवस्था 1 पे है, जब हम लोग इसको भार W को हटा लेते हैं तो ये कहाँ पे चला जाएगा, तो ये अवस्था 2 पे चला जाएगा। लेकिन अवस्था 1 से यहाँ पे ये डॉटेड वाला बना लीजिएगा, जब अवस्था 1 से अवस्था 2 पर जाएगा तो ये प्रोसेस इतना तेज़ी से होगा कि अवस्था 1 से अवस्था 2 पे हमको दिखाई देगा कि अवस्था 1 से 2 पे गया, लेकिन 1 से 2 जाने के कई सारे रास्ते, देखिए यहाँ पे कई सारे रास्ते दिखाए गए, 1 से 2 ये सारे रास्ते हो गए जाने के। तो हमारा ये पिस्टन किस रास्ते को फॉलो करता हुआ जाएगा इसके बारे में हम लोग कोई जानकारी नहीं दे सकते। इस नाते जो नॉन काजी स्टैटिक प्रोसेस होता है उसको डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाते हैं। ऐसे दूसरा फिगर दिखाएगा, भार W को 3 भागों में बांटा गया, W1, W2, W3। जब W1 को उठाएंगे तो कुछ दूरी ऊपर जाएगा, रुक जाएगा, फिर W2 को उठाएंगे, W1, W2 दोनों को उठा लेंगे, फिर कुछ और दूरी ऊपर जाएगा, उठ जाएगा। तो W1, W2, W3 तीनों को उठा लेंगे, कुछ और दूरी जाएगा तो रुक जाएगा। तो यानी कि अवस्था 1 से जो अवस्था 2 जा रहा है, इसमें बीच में आपको 2 स्टेशन और मिल रहे हैं, 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट और मिल रहे हैं जहाँ पे ये रुक रहा है। तो यहाँ से 1 से मान लीजिए A पे गया और A से B पे गया, तो 1 से 2 पे तो हमको पता चला जा रहा है, लेकिन 1 से A के बीच में किस रास्ते से जा रहा है इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। फिर A से B से किस रास्ते पे जा रहा है इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। B से 2 पे किस रास्ते से जा रहा है इसके बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन बीच में यहाँ पे 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये भी आपका नॉन काजी स्टैटिक प्रोसेस हो गया। ऐसे तीसरे वाले डायग्राम में यहाँ पे हम लोग अप्रोच मान रहे हैं, अप्रोच हम लोग ये मान रहे हैं कि ये हमारा जो है तीसरा वाला भार W है, ये भार W सपोज कीजिए बालू के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब हम क्या करें, एक एक पार्टिकल को धीरे धीरे उठाएं, एक एक पार्टिकल को धीरे धीरे उठाएं, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा ये पिस्टन जो है इतना धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा कि हमको लगेगा ही नहीं कि जा रहा है। यानी कि जब 1 से 2 के बीच में जा रहा है तो बीच में अनंत साम्यावस्थाएं मिलेंगी, मतलब जितने बालू के कण होंगे उतनी साम्यावस्थाएं मिलेंगी, यानी कि कह सकते हैं अनंत साम्यावस्थाएं मिलेंगी। और अनंत साम्यावस्थाओं को मिला देने पे जो आपका ये आपका पथ बन रहा है तो डिफरेंट इक्विलिब्रियम आपके स्टेट है। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस आपका हो रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, काजी स्टैटिक प्रोसेस होगा। तो ये वाला हमारा काजी स्टैटिक प्रोसेस है। तो ये आइडियल कंडीशन में ही होता है, ये समझिए एक तरीके से आइडियल प्रोसेस है काजी स्टैटिक प्रोसेस। अगला हमारा है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सिस्टम सेम पथ को फॉलो करता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तथा सराउंडिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल फिगर के माध्यम से समझाएं, तो जैसे मान लीजिए अवस्था 1 ये है, ये अवस्था 2 है, तो अवस्था 1 से 2 आ रहा है, जिस रास्ते को फॉलो करता हुआ आ रहा है 1 से 2 की ओर, उसी रास्ते को फॉलो करता हुआ लौट जा रहा है, तो ये हमारा जो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये हमारा क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो जब कोई सिस्टम ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सिस्टम सेम पथ को फॉलो करता हुआ अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो सराउंडिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उससे हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इसमें कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि प्रोसेस जो है काजी स्टैटिक होना चाहिए, दूसरा प्रोसेस के दौरान कोई फ्रिक्शन सॉलिड या फ्लूइड उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और तीसरा स्मॉल डेल्टा टी का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, तापमान में अंतर से है, तो स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस पर भी हीट का ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये हमारा हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कंडीशन। ये हमारा नीचे रिवर्सिबल प्रोसेस आपका नीचे दिखाया गया है। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, जो आपका पहला चैप्टर था वो पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। हमने बताया चैप्टर 1, 2, 3 और 4 हम एक ही चैप्टर मान करके पढ़ाएंगे, जिसका हम लोग नाम दे रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो चारों चैप्टर आपका जो है एक साथ चल रहा है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक चैप्टर खत्म हो गया, तो थर्मोडायनेमिक्स आपका 4 चैप्टर जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका नवंबर मंथ तक कोशिश करेंगे आपका 50% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। बस आप लोग थोड़ा सब्र बनाए रखिए। वीडियो आपका कोशिश करेंगे सप्ताह में 3 से 4 वीडियो आ जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डर से आपकी ये पढ़ाई हो रही है तो उस कम समय में ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट होगा और आप लोगों को PDF नोट्स मिल जाएगा, जिससे आप लोग कम समय में ही अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।